Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। सो हाउस द जोश ऑफिसर्स। भाई साहब सीडीएस ओटीए 2025 का एग्जाम भाई साहब अब जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। ठीक है, 14 सितंबर को पेपर होने वाला है और मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं आपको 10 सेट कराऊंगा, जनरल स्टडीज के 10 सेट कराऊंगा। 25 क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, सारे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। 10 सेट कराऊंगा। आज हमारा डे नंबर 2 है मतलब आज हम सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो सेट नंबर 2 आज हम करेंगे। डे नंबर 2 कह लीजिए या सेट नंबर 2 कह लीजिए, तो डे 2 कह लीजिए या सेट 2 आप कह सकते हैं। आज हम फिर से करेंगे टोटल 25 क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई अगर आपके 25 में से अगर 13 से 15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, मतलब 13 से 15 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो 13 से 15 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है। ठीक है, और उससे कम आ रहे हैं तो मतलब कि अभी आपको और पढ़ाई की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 25 तक जाना है। सही ऑप्शन के आगे ऐसे कर दीजिएगा, गलत के आगे ऐसे कर दीजिएगा, स्किप के आगे ऐसे कर दीजिएगा। हर सही जवाब के 1 नंबर दीजिएगा, गलत जवाब के 0.33 नेगेटिव कर दीजिएगा। हालांकि एग्जाम में सही जवाब का 0.83 और गलत का 0.28 माइनस होता है, लेकिन मैं यहां कहूंगा कि 1 और 0.33 करिए तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला। और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मुझे मालूम चलता रहे। ठीक है, और भाई साहब अभी तक अगर आप लोगों ने डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर मात्र 99 रुपए से सारी सेवाएं शुरू होती हैं। ठीक है, तो 99 रुपए से शुरुआत, लक्ष्य तक आपके साथ। तो यहां पर बहुत ही शानदार चीजें हैं। क्यूरेटेड हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, टॉपर्स द्वारा लिखे हुए, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज मिलती है जहां पर पूरा एनालिसिस होता है, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं। आपको अभी चाहिए तो आप मेरा पॉलिटी का कैप्सूल कोर्स खरीद सकते हैं। कैप्सूल कोर्स के टैब के अंदर जाकर के मात्र आपको जो है 299 रुपए में मेरा पॉलिटी का कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा जो सबसे हीरो प्रोडक्ट है वो है एआई स्टडी प्लानर, जो सबसे बड़ा चीज है। हम बार बार सेल्फ लर्नर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम आपके लिए एक एआई स्टडी प्लानर बना रहे हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। जल्दी ही सितंबर के लास्ट तक हम इसे लॉन्च करने वाले हैं। और यहां पर कहते हैं ना कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से जो है बेटा तैयारी की जाएगी। तो ये बहुत शानदार एआई स्टडी प्लानर है जो हमारा अंडर डेवलपमेंट है, जल्दी आएगा। हमारे यहाँ आप पीवाईक्यूज को डाउनलोड नहीं कर सकते, बकायदा उसको जो है टेस्ट फॉर्मेट में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। इन सब चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सेट 2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए ध्यान से, मैंने पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, चलिए, एक तो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और एक है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो पूछा गया इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत आप जानते हैं 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी? संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसकी शुरुआत ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और डीसी वाचा द्वारा की गई थी।
इंडियन नेशनल कांग्रेस में सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में एओ ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं थे, वो हमेशा जनरल सेक्रेटरी ही रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष 1885 में कौन थे? वोमेश चंद्र बैनर्जी थे। और अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो 1917 में जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बीसेंट। एनी बीसेंट के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ करती थी। होम रूल मूवमेंट भारत में चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो 1917 में एनी बीसेंट जो है कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो 1925 में सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। और ये सेशन हुआ था 1925 का, कहां पर? कानपुर में, कानपुर, जिसे आप कानपुर कहते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बीसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो राइट आंसर विल बी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ओवरऑल महिला अध्यक्ष सबसे पहली एनी बीसेंट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वॉज पॉपुलराइज्ड बाय विच इंडियन लीडर? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द को लोकप्रिय बनाने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद थे? जल्दी बताइए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हमेशा ये कहा गया कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब पावर एक के हाथ में नहीं बल्कि उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, अलग अलग हिस्सों में टूटना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो पावर का केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यह हमेशा कहा गया है। ठीक है, तो हमेशा गांधी जी का एक सपना था कि हमारे देश में देयर शुड बी अ कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज सिस्टम देश में होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी एक थ्योरी में विश्वास रखते थे, इसे थ्योरी ऑफ अंडू द लास्ट कहते थे। मतलब वो कहते थे कि विकास की छींटें अगर जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति तक ना पहुंचे तो विकास विकास नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है कि केंद्र से हटाकर विकेंद्र करना पड़ेगा, ताकि हर स्तर पर गवर्नेंस हो सके और हर स्तर पर हर लेवल के लोगों का विकास में योगदान हो सके। तो गांधी जी जो है बेटा, उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को पॉपुलराइज किया था। और इन्होंने कहा था कि भारत में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। आर्टिकल 40 में इसका जिक्र डीपीएसपी में किया गया है, और उसमें कहा गया है कि हर राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि राज्य में पंचायती राज सिस्टम को गठित किया जाए और पंचायतों को बनाया जाए, ताकि लोग जो हैं पंचायतों के समक्ष जाकर के अपनी समस्याओं को रख सकें। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दे वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सही है। सिटीजन्स आर लीगली बाउंड टू फॉलो देम, नागरिकों को कानूनी रूप से इन्हें मानना अनिवार्य है। भाई देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारे देश में 1976 में ऐड किए गए थे, भारत के संविधान के भाग 4A में और आर्टिकल नंबर 51A में इनको जगह दी गई थी। ठीक है, पार्ट 4A और आर्टिकल नंबर 51A के लिए जगह दी गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर लाया गया था। आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मालूम होनी चाहिए कि भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता सबसे सुप्रीम है। आप जनता के ऊपर कोई भी चीज इंपोज नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट दुनिया में ज्यादातर कम्युनिस्ट देशों में ही हुआ करता था। भारत है और जापान दो ऐसे देश हैं डेमोक्रेटिक जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट था। बाकी ये कम्युनिस्ट कंट्रीज में था, जैसे यूएसएसआर में, चाइना वगैरह में, नॉर्थ कोरिया वगैरह में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में भारत और जापान में ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसे 1976 में ऐड किया गया था इमरजेंसी के दौरान। तो लीगली तो भैया इसको फॉलो करना नागरिकों के ऊपर कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक मॉरल ड्यूटीज होती हैं। पालन करो तो ठीक है, ना करो तो भैया
कोई बात नहीं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहां पर होगा ही नहीं। देखिए एलिमिनेशन मेथड मैंने लगा डाला, लाइफ हो गई मेरी झिंगा लाला भैया, क्या बात है। आर्टिकल बहुत बढ़िया, 1 और 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। पहला और दूसरा बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। ये जुडिशियबल नहीं होते हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़िए, भारत सरकार ने 10 जोड़ी, और बाद में जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई कि हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजा जाए। सॉरी। तो इस समय हमारे देश में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। दांडी मार्च 1932, साइमन कमीशन 1927, पूना पैक्ट 1928, कैबिनेट मिशन 1944। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जल्दी बताइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन प्लान हमारे देश में आया था ताकि हमारे देश में दो काम हो सके। कैबिनेट मिशन प्लान हमारे देश में आया था ताकि दो काम हो सके। पहला, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो कि देश का संविधान बनाए, और दूसरी चीज, जब तक कि इलेक्शन वगैरह ना हो जाए, जब तक कि देश में इंटरिम गवर्नमेंट हो जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग आए थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, और ये मई 1946 में आया था, बिल्कुल गलत है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट क्या हुआ था कि एक समझौता था जहां पर अंग्रेजों ने एक चाल चली थी कि वो शेड्यूल कास्ट को आरक्षण देंगे। गांधी जी को पकड़कर अंग्रेजों ने पुणे के येरावाड़ा जेल में डाल दिया था। गांधी जी ने वहां आंदोलन छेड़ दिया कि भैया मैं ये शेड्यूल कास्ट आरक्षण नहीं आने दूंगा, और गांधी जी ने एक नारा दिया, फास्ट अंटिल डेथ। गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी मौत तक अनशन करूंगा, और गांधी जी 27 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे पुणे के येरावाड़ा जेल में। फिर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसके बाद रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड्स को रोका गया। उसके बाद गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया था। हालांकि गांधी जी की हालत इतनी खराब थी कि गांधी जी साइन करने भी नहीं जा पाए थे। गांधी जी के बिहाफ पर उस समझौते पर मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था। ये 1932 में हुआ था। दांडी मार्च हमारे देश में हुआ था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के दौरान। हमारे देश में बहुत सारी नमक कंपनीज थी, उन्हें टैक्स अंग्रेज लेते थे। गांधी जी ने कहा कि नमक शरीर के लिए आवश्यक है और उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी साबरमती से दांडी निकले थे 12 मार्च 1930 के दिन, और 450 किलोमीटर गांधी जी पैदल गए थे। सो राइट आंसर जो है बेटा वो साइमन कमीशन है। इसकी नियुक्ति 1927 में की गई थी, और ये आया था भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए। इसका अध्यक्ष जॉन साइमन था। साइमन कमीशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि आप भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। और जब ये साइमन कमीशन 1928 में लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर साइमन गो बैक के नारे लगाए। साइमन गो बैक। वहां पर लाहौर के पुलिस कमिश्नर जिसका नाम स्कॉट था उसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय के सर पर गहरी चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स की दिन दहाड़े हत्या की थी, जिसे बहुत ही फेमसली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1929 के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी भी दी गई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर साइमन कमीशन। द कोंकण रेलवे पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, उड़ीसा, गोवा या वेस्ट बंगाल। कोंकण रेलवे हमारे देश का एक बहुत खूबसूरत रेलवे है, बहुत खूबसूरत रेलवे है, और इसकी शुरुआत 1998 में हमारे देश में एक बहुत ही फेमस, ठीक है, हाँ जी, रेलवे मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उन्होंने किया था। ये हमारे देश में कोंकण की जो कोस्ट है वहां पर ये चलती है। ये देखिए यहां से ये जो है ये कोंकण रेलवे का रूट है जो कि करीब 790 किलोमीटर के आसपास है। ये महाराष्ट्र के रूहा से शुरू होकर के मैंगलोर तक जाता है, कर्नाटका के, हाँ जी, रूहा से शुरू होता है महाराष्ट्र के, और जो है ये आपके कहां तक जाता है, मैंगलोर तक जाता है कर्नाटका में। तो ये जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका,
3 राज्यों में दिखेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, गोवा। और बहुत ही खूबसूरत रेलवे है ये हमारे देश का कोंकण रेलवे, और इसको शुरू किया गया था महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका के बीच डिस्टेंस कम करने के लिए। लेकिन ये एक बहुत ही सीनिक ब्यूटी का रेलवे रूट है, और मॉनसून्स में ट्रैवल करना स्लीपर क्लास में मुंबई से गोवा के बीच में आपका दिल खुश होने वाला है इस पर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कोंकण रेलवे हमारे देश में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। तो रूहा से लेकर ठोकुर एक जगह है मैंगलोर के पास कर्नाटका में, वहां तक ये चलता है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन या बुटेन? बहुत आसान है भैया, बायोगैस। हाँ जी, नाली से भैया वो निकाली जा रही है कि नहीं, नाली से एनर्जी बनेगी भैया, गैस होगी, उससे जो है बिजली पैदा होगी, समझिएगा आप। ठीक है, हाँ जी। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो आपका मीथेन होता है बच्चों, जिसे हम CH4 कहते हैं। CH4 मीथेन जो है बायोगैस का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो मीथेन जो होता है 55 से 65% बायोगैस एंड इज द प्राइमरी फ्यूल कंपोनेंट। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट। ओहो, तगड़ा क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इट वॉज स्टैब्लिश अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इट हैज द पावर टू प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू द पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी। यह व्यक्तियों और संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करने का अधिकार रखता है। The tribunal is bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure 1908। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भैया हमारे देश में बहुत ऐतिहासिक फैसले देता रहता है। आप जब नदियों के पास जाएंगे देखिए वहां बोर्ड लगा रहता है, दिस रिवर बिलोंग्स टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और यहाँ पर भैया कूड़ा फैलाना अपराध है। उसी बोर्ड के बगल में लोग गाड़ी रोकते हैं, अपनी डिग्गी खोलते हैं, घर से लाया कूड़ा लाते हैं और नदी में फेंकते हैं। भाई साहब ये हालत है हमारे देश के लोगों की, ये सिविक सेंस है। ठीक है, हाँ जी, तो ये सिविक सेंस है हमारे देश का लोगों का, अब हम क्या ही बोले। इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। गलत है, ये 2010 में एक स्पेशल एक्ट के तहत बनाया गया था। मतलब पहला स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि ये दोनों तो गए गलत। ठीक है, इट हैज द पावर टू प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द ट्राइब्यूनल इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, गलत है बेटा, ये नेचुरल जस्टिस के आधार पर काम करता है। तीसरा भी गलत है, राइट आंसर डी हो जाएगा, टू ओनली इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर टू ओनली हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया था 2010 में, उसके तहत बनाया गया, ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट ओशियंस। महासागरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट, द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट, द इंडियन ओशन इज द वार्मेस्ट। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया भाई, आपको मालूम है कि हमारे मेजर ओशियंस हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पैसिफिक, आता है सबसे बड़ा ओशियन है। ठीक है, पैसिफिक के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा अटलांटिक। ठीक है, फिर हमारा इंडियन ओशियन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर इंडियन ओशियन के बाद आता है हमारा सदर्न ओशियन, जिसे हम अंटार्कटिक ओशियन, और फिर आर्कटिक ओशियन। 5, ये 5 ओशियन है। पैसिफिक सबसे बड़ा है, दुनिया के टोटल पानी का 46% पानी तो अकेले पैसिफिक में है, सबसे गहरा भी है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11,002 मीटर बीनीथ द सी लेवल, मतलब पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट खा जाएगा, उसके बाद भी 2-2,500 मीटर बच जाएगा। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन सबसे डीपेस्ट है, मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, आर्कटिक सबसे छोटा है, मतलब दूसरा भी सही है, मतलब ये भी नहीं होगा। इंडियन ओशन सबसे गर्म है, ये भी सही है, मतलब ये भी नहीं होगा। राइट आंसर बेटा सरकारी ऑप्शन है डी, जो कि है ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत तगड़ा क्वेश्चन भाई साहब, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन कॉलोनियल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग।
भारत में औपनिवेशिक काल के धन निकासी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आपको मालूम है, ये दादा भाई नौरोजी साहब ने दी थी। द थ्योरी आर्ग्यूड दैट इंडिया वाज फाइनेंसिंग ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ विदाउट एनी एडिक्वेट इकोनॉमिक रिटर्न्स। यह सिद्धांत कहता है कि भारत ब्रिटेन के औद्योगिक विकास को बिना उचित आर्थिक प्रतिफल के वित्त पोषित कर रहा है। इट वॉज फर्स्ट सिस्टमैटिकली आर्टिकुलेटेड बाई आरसी दत्त इन हिज बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसे पहली बार व्यवस्थित रूप से आरसी दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी वाइंड द फ्रेज ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड प्रेजेंट इम्पैक्ट बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी शब्द गढ़ा और ब्रिटिश संसद के समय इसके प्रभाव को प्रस्तुत किया। भाई दादा भाई नौरोजी ने टर्म दिया था, बिल्कुल सही है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट गारंटी सही होगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और इसे जो है आरसी दत्त ने अपनी किताब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिया था, बिल्कुल सही है। राइट आंसर डी होगा, सरकारी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी भैया बहुत तगड़े आदमी थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी हाँ, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये भैया ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय थे जो मेंबर बने थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी इन्होंने, और बहुत कुछ किया था, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की। इनकी एक सेक्रेटरी हुआ करती थी मैडम भीका जी कामा, जो एक पारसी महिला थी जिन्होंने स्टुअर्टगार्ड में भारतीय तिरंगा लहरा दिया था जर्मनी में 1908 में। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूरो डीजेनेरेटिव डिजीजेस। न्यूरो डीजेनेरेटिव रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अल्जाइमर डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा एमोलाइड प्लेक्स इन द ब्रेन। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में बीटा एमोलाइड संजीवों का संयंत्र की विशेषता है। पार्किंसंस डिजीज एसोसिएटेड विद द डीजेनरेशन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग द न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा। बोथ डिजीजेस प्राइमरली अफेक्ट द लिवर एंड रिजल्ट इन द मेमोरी एंड मोटर कंट्रोल इश्यूज। क्या बात है भैया, अल्जाइमर के बारे में सुना होगा, बूढ़े लोगों को होता है, जब लोग भूलने की बीमारी हो जाती है अल्जाइमर होते हैं। पार्किंसंस डिजीज भी आप देखेंगे, लोगों के हाथ वगैरह ऐसे ऐसे कांपते हैं, पार्किंसंस डिजीज होती है उन्हें। ठीक है, पहली चीज, ये दोनों दोनों बीमारियां पार्किंसंस है या अल्जाइमर है, ये ब्रेन की बीमारियां हैं, लिवर की नहीं है। तो भैया ये स्टेटमेंट तो गया बिल्कुल गलत, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। ये लीजिए भैया, इससे आसान और क्या हो सकता है, इससे आसान और क्या हो सकता। आप सोचिए, आपको पहला दूसरा स्टेटमेंट नहीं आता था, फिर भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल पकड़ में आ गया कि लिवर की प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंसंस हो या आपका अल्जाइमर हो, ये सब ब्रेन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं। हम्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी अंतर देशीय जलमार्ग कौन सा है। नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 या बकिंगम कैनाल। जल्दी बताइएगा, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे कौन सा है। देखो बच्चों, अगर हम वाटरवे की बात करें, जैसे हाईवेज होते हैं ना, वैसे वाटरवेज भी होते हैं, पानी के रास्ते। भारत में 6 वाटरवेज बहुत मशहूर हैं। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 5 और नेशनल वाटरवे 6। ये 6 वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और सबसे लंबे की बात करें तो हमारे देश में सबसे लंबा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, और ये जो है हमारा गंगा नगर पर है, और ये आपका इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया के बीच है। इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया, हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो कहां पर है, वो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, और ये आसाम में है। ठीक है, हाँ, सदिया से लेकर धुबड़ी तक। हाँ जी। नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो, नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो है वो एक कैनाल पर है। ठीक है, हाँ जी, और वो कोलाम से कोट्टापुरम के बीच केरला में है। नेशनल वाटरवे 4, 5, 6 अभी रिसेंटली बना है। ठीक है,
नेशनल वाटरवे नंबर 6 जो कि बराक रिवर है, भंगा से लेके लखीपुर तक है आपके आसाम में। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा पर है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, 1620 किलोमीटर का इनलैंड वाटरवे है। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द वैल्यू ऑफ एमएलए वोट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। भाई साहब ये क्वेश्चन जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, आपको मालूम है कि जो एमएलए की वैल्यू होती है वो बेटा राज्य की आबादी पे होती है। भाई देखो, ऐसा है कि यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है, तो यूपी का वोट वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। यूपी का एक वोट जो है वो 208 वोट है, जबकि सबसे कम वैल्यू जो है वो सिक्किम की है, वहां का एक वोट मात्र 7 वोट के बराबर है। ठीक है, तो यूपी का एक वोट 208 वोट्स और सबसे लास्ट वोट सिक्किम का जो कि मात्र 7 वोट्स के बराबर है। बिल्कुल सही है। जो हमारा राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 28 राज्यों में, और 3 यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के, वो भी वोट डाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डालते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, एक वोट डाल सकते हैं, ट्रांसफरेबल वोट होता है। जैसे कि जब हम नॉर्मल वोट डालने जाते हैं तो 5 कैंडिडेट हैं तो हम सिर्फ एक पे वोट लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है, जैसे ये कैंडिडेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस करना है। ठीक है, हाँ जी, ये प्रेफरेंस है। मतलब मेरा पहला वोट सी को है, दूसरा वोट डी को है, तीसरा बी को है, चौथा ए को है, पांचवा ई को है। बिल्कुल सही है। राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को डीप में पढ़ना है तो आप मेरा पॉलिटी का कोर्स खरीद सकते हैं, जो कि मात्र 299 रुपए पर आपके कैप्सूल कोर्सेज के टैब के अंदर डिजिटल वेंचर्स पर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मनी बिल। धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। द राज्यसभा कैन अमेंड अ मनी बिल। द स्पीकर्स डिसीजन रिगार्डिंग अ मनी बिल इज फाइनल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखो भैया, मनी बिल की बात करें तो मनी बिल का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में किया गया है। देखो, जब भी कोई मनी बिल संसद में पेश होता है तो राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो भाई साहब उस पर बोलते हैं कि ये मनी बिल है। अगर राष्ट्रपति ने किसी भी, अरे सॉरी, जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, ठीक है, हाँ जी, जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं वो डिसाइड करते हैं बिल मनी बिल है या नहीं है। मतलब अगर स्पीकर ने उसे बिल को मनी बिल घोषित नहीं किया तो वो बिल फाइनेंस बिल बन जाता है। आसान भाषा में बोले तो ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। ठीक है, मनी बिल वो होता है जिसमें फाइनेंस, रेवेन्यू, इन सब का एक्सपेंडिचर, इन सब का जिक्र होता है, लेकिन वो बिल तभी माना जाएगा जब उस पर स्पीकर अपनी बात रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा जो है मनी बिल को अमेंड कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भाई जब लोकसभा मनी बिल को पास करती है तो राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा को 14 दिन में अपना जवाब देना होता है। राज्यसभा ने अगर हाँ कर दी तो ठीक है, वरना मान लिया जाएगा कि राज्यसभा का जवाब हाँ है। राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता और इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आप पेश कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन लोकसभा में होगा, उसके लिए राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है। सो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो अगर एक बार मनी बिल को लोकसभा में पास हो गया तो उसको कानून बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ठीक है, आसान भाषा में। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। बहुत बढ़िया। भाई देखो, ये हमारा लिथोस्फेयर है, ठीक है, जहां पर हम रहते हैं। सबसे पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, फिर आती है आपकी थर्मोस्फेयर, और आइनोस्फेयर कह लीजिए, और लास्ट में आता है एग्जोस्फेयर। ठीक है, ये 5 लेयर्स होती हैं।
ठीक है, ये तो लिथोस्फेयर है जहां हम रहते हैं, सारे क्लाइमेटिक चेंजेस यहीं होते हैं। तो ये बेटा हमारा सबसे पहली लेयर होती है, ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। तो यहाँ जो बीच है ना, ये देखिए इस लेयर में यहाँ पर ओजोन पाई जाती है, ये देखिएगा, बहुत बढ़िया। तो ओजोन क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं ना बेटा, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, छन्नी की तरह काम करती है, और हमें सिर्फ वो मिलता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन दुनिया में बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े ओजोन में गड्ढे हो गए हैं, ओजोन होल हो गए हैं। भाई सीएफसी जो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हम जो हैं एसी है, डिओड्रेंट्स हैं, ये सब खूब इस्तेमाल करते हैं, तो चिलर्स हैं, तो इनके अंदर जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उसके वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। हालांकि कोविड में जो लॉकडाउन हुआ उसने ओजोन को बहुत भयंकर तरीके से बेहतर भी किया था, ठीक है। तो ये लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, करीब 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। जी हाँ, ओजोन O3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये करीब 10 किलोमीटर चौड़ी जो है लेयर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी पतली हो जाती है, डिप्लीशन है सबसे ज्यादा तो हवाई जहाज जो आसमान में भाई साहब इतना पोल्यूशन कर रहे हैं उसके वजह से, ठीक है। हाँ जी, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न पुरस्कार के बाद निम्नलिखित पर विचार करिए। इट कैन बी अवॉर्डेड पॉस्ट्यूमेटली, इसे मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। इट इज लिमिटेड टू ओनली 3 अवार्ड्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी भी एक वर्ष अधिकतम 3 व्यक्तियों के समूह को पुरस्कार दिया जा सकता है। इट वॉज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड इन 1975। क्या बात है, तो एक बार में 3 ही लोग को दिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सबसे पहली बार जब हमारे देश में 1954 में भी दिया गया, 3 लोग को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजा गोपालाचारी और सीवी रमन साहब को, बिल्कुल सही है। तो एक बार में 3 को दिया जाएगा। मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, बिल्कुल सही है, बहुत लोगों को मरणोपरांत भी मिलता है, तो पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है। बेटा इसे सस्पेंड किया गया था 1992 में, एक केस चल रहा था, एक कोर्ट केस के दौरान इसे सस्पेंड किया गया था, तो तीसरा नहीं हो सकता, पहला और दूसरा यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। 1 and 2 इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोरल रीफ्स। क्या बात है, ठीक है। कोरल आइलैंड्स आप जानते हैं, दे ग्रो इन द शैलो वार्म वाटर्स, दे आर फाउंड ओनली इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, दे आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भाई कोरल रीफ्स जो हैं समुद्रों में, खास तौर से आप लक्षद्वीप जाइए, मालदीव्स जाइए, मॉरिशस जाइए, आपको इंडोनेशिया में बाली वगैरह जाइए, आपको बहुत बढ़िया कोरल रीफ्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो पहली चीज ये फ्रेश वाटर में तो हो ही नहीं सकते, समुद्र में पाए जाते हैं, तो दूसरा तो है ही नहीं। लो आंसर अपने आप ही आ गया। दुनिया में सबसे बड़ी कोरल रीफ आपको मिलेगी द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा द ग्रेट बैरियर रीफ। हाँ जी हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। विंड, बायोमास, टाइडल या नेचुरल, जल्दी बताओ। तो कौन सा जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा। कौन सा रिन्यूएबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है आंसर तुम्हारे सामने ही है बेटा, ये जो है ना नेचुरल गैस, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। हाँ जी, ये खत्म हो जाएगा ना, जैसे तेल है हमारा भैया, ये तो खत्म हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल है, फॉसिल फ्यूल है। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, भारत का पहला सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा कहां स्थित है। जयपुर, हैदराबाद, कोचीन, भोपाल, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, कंप्लीटली सोलर पावर्ड, दैट इज इन कोचिन, केरला, कोच्चि। हाँ जी, भारत का पहला, केरला जो है वर्ल्ड फर्स्ट फुली पावर्ड एयरपोर्ट इन 2015। हाँ जी। विद रेफरेंस टू द राज्यसभा कंसिडर फॉलोइंग, राज्यसभा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार करिए। इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। The Vice President of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. The Rajya Sabha can be dissolved by the President under Article 85। राज्यसभा की बात करें भैया, राज्यों की सभा है, तो इसमें यूनियन टेरिटरी क्या कर रही है, करेगी।
क्योंकि 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिन्हें राज्य का विशेष दर्जा है। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। 3 सीटें दिल्ली की, 1 पौंडीचेरी, 4 जम्मू कश्मीर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया है। और भैया राज्यसभा जो होती है वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, मतलब ये परमानेंट हाउस है, इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे सेंटर में राज्यसभा को और स्टेट में विधान परिषद को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि परमानेंट हाउस है। Which of the following satellites is primarily used by India for military surveillance and strategic reconnaissance? निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह भारत द्वारा मुख्य रूप से सैन्य निगरानी और सामरिक दो टोही के लिए उपयोग किया जाता है? GSAT-7A, RESAT-2B, INSAT-3C या CATOSAT-1? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, तो भाई मिलिट्री सर्विलेंस के लिए हमारे देश में कौन सा सैटेलाइट जो है इस्तेमाल किया जाता है? इसका नाम है रीसैट 2B। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलिट्री सर्विलेंस के काम आता है। ठीक है, हाँ जी। रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च इसरो बाई 2019। ठीक है। सबसे अच्छी चीज ये है कि ऑल वेदर है, डे एंड नाइट सर्विलेंस है टू इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस। तो बेटा पहली चीज ऑल वेदर है, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ हो, ही चलेगा। और उसके साथ साथ दिन और रात दोनों समय अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन? वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन या सीमेंट? तो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कहां से होता है भाई? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कौन? बेटा ये हमारे जो आपके थर्मल पावर वाले पावर जनरेशन प्लांट्स हैं। हाँ जी, ये सबसे खतरनाक, राइट आंसर सी है, पावर जनरेशन। ठीक है, हाँ जी। बर्निंग फॉसिल फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज द मेजर सोर्स ऑफ CO2 emissions globally. Which of the following countries was the first to sign a space cooperation agreement with India under the Artemis Accords in 2025? निम्नलिखित में कौन सा देश 2025 में आर्टेमिस संधियों के तहत भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौता करने वाला पहला देश बना है? फ्रांस, यूएई, यूएस या जापान? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 23। आर्टेमिस अकॉर्ड्स स्पेस कॉपरेशन एग्रीमेंट। हाँ जी, तो स्पेस कॉपरेशन एग्रीमेंट सबसे पहले भारत के साथ साइन किया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में। Which of the following Indian missile systems is classified as submarine launched ballistic missiles? निम्नलिखित में कौन सी भारतीय मिसाइल प्रणाली पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में वर्गीकृत है? अग्नि 5, पृथ्वी 2, K4 या निर्भय? जल्दी बताइए। तो भाई साहब सबमरीन लॉन्च्ड है, तो इसे आप सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है, तो डेंजरस। तो एनी मिसाइल दैट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर नोन एज द बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये जो है हमारी है आपकी K4। सी इज द राइट आंसर। K4 is an indigenously developed SLBL capable when launched Arihant class nuclear submarines enhance India's second strike capability under nuclear doctrine। ठीक है, इस पर आज ही जुड़ सकते हैं क्योंकि भैया हमारे यहाँ देर इज नो हैसल ऑफ लाइव क्लासेस, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं कि टीचर रहेगा नहीं रहेगा, मेरा कोर्स पूरा होगा, बात खत्म। तो फ्रीडम टू स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, नो लाइव क्लास शेड्यूल्स। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। दूसरी चीज यहां पर यह है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पर्सनलाइज लर्निंग मिलेगी, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, टॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये है कि हम आपकी प्रिपरेशन को पर्सनल करते हैं। इसके साथ साथ भैया मेंटरशिप मिलती है डॉक्टर अमित सिसोदिया द्वारा और मेरे द्वारा। ठीक है, मेंटरशिप का फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे भर दीजिए, विल कनेक्ट विद यू। ठीक है।
ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ये यूट्यूब का है, ये टेलीग्राम का है, ये फेसबुक का है, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। कॉल और व्हाट्सएप करो। बाकी सारी चीजें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज इट इज दी गई है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में जो कि होगी फ्राइडे को। तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 3 दिन आपको भाई साहब ये सेट्स मिलेंगे। तो हमें करने हैं 10 सेट फटाफट, मैं आपके एग्जाम से पहले इसे खत्म करा दूंगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास आने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम साथियों। थैंक यू।